हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी पेपर 2 पार्ट बी में प्रतिरक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस में 7.3 पर दिया हुआ है। पूरा जो सिलेबस है वो है प्रतिरक्षा शास्त्र के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, पारिवारिक स्वास्थ्य और जैव तकनीकी, संक्रामक असंक्रामक बीमारियां एवं उनके उपचार। तो इसमें जो प्रतिरक्षा है, जैव तकनीकी, संक्रामक असंक्रामक बीमारियां उनके उपचार, ये आपके साइंस एंड टेक के भी सिलेबस में है। तो प्रतिरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो प्रतिरक्षा क्या है? तो ये किसी भी शरीर या किसी भी व्यक्ति के रोग रोधक क्षमता है, जो कि वो किसी बाहरी आक्रमण से उसके शरीर में खुद डेवलप होता है, और जो कि बाहरी बीमारियों से या फिर बाहरी आक्रमण से उसकी उसकी रक्षा करता है। ये दो तरीके से भी हो सकता है, एक उपार्जित होता है और एक खुद होता है, स्वाभाविक रूप से बना हुआ है। तो ये प्रतिरक्षा शास्त्र की शुरुआत कैसी हुई, लोगों को प्रतिरक्षा के बारे में कैसे पता चला कि हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा खुद भी बनाई जा सकती है और खुद बनती है, और इसके अलावा बाहर से भी उसे उपार्जित किया जा सकता है। तो जो प्रतिरक्षा है वो इम्यूनिटी शब्द से बना है, जिस जो कि लैटिन भाषा का एक वर्ड है, जो कि इम्यूनो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है फ्री ऑफ बर्डन, अर्थात विभिन्न रोग आक्रमणों से सुरक्षा करने की क्षमता। यही है इसका अर्थ, विभिन्न रोग आक्रमणों से सुरक्षा करने की क्षमता, जो कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहीं से प्रतिरक्षा के बारे में सबसे पहले शुरुआत हुई, और इसका जो अर्थ है वो है विभिन्न रोग आक्रमणों से सुरक्षा करने की क्षमता। प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रामक बीमारियों और अन्य अवांछित जैविक हमलों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोधक होने की स्थिति का वर्णन करती है। यही है अपना प्रतिरक्षा तंत्र। और रोग क्षमता दो विशिष्ट और गैर विशिष्ट घटकों के शामिल करती है। रोग रोधक क्षमता और प्रतिरक्षा जो है वो दो तरीके से होती है, एक होता है स्वाभाविक प्रतिरक्षा और एक होता है उपार्जित। जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होता है वो अपन को जन्मजात मिलता है, और ये बहुत से हमारे जो परिस्थिति होती है, वातावरण होता है या हमारा रहन सहन होता है, उसके हिसाब से भी शरीर उन परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ये प्रतिरक्षा तंत्र स्वाभाविक रूप से ही निर्माण करता है शरीर के अंदर। और उपार्जित जो होता है वो अपन बाहर से इसको कुछ टाइम के लिए भी ले सकते हैं, और कुछ परमानेंट भी होते हैं जो कि हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता बना देते हैं, जो कि आजीवन हमारी वो रक्षा करते रहते हैं। तो जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है वो क्या होता है? तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा में जो भौतिक प्रतिरक्षा होता है, वो जैसे श्लेष्मा का बनना, जो कि हमारे नाक में बनता है, और इसके अलावा लार में होता है, आंसू में होता है, तो ये भौतिक प्रतिरक्षा में आते हैं। इसके अलावा जो रोम छिद्र होते हैं वो भी हमारे भौतिक प्रतिरक्षा के ही एक वो होते हैं, जिसमें रोम छिद्र हमारे जैसे बाहरी आक्रमण, धूलकण हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट में है, वातावरण में है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो रोम छिद्र उनको रोकता है। और रासायनिक अवरोध भी हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है। तो रासायनिक अवरोध में हमारे अंदर क्या होता है, जैसे अमाशय में HCl का बनना, जैसे हमने कुछ खाया और खाने के बाद हमारे पेट में वो रह गया जीवाणु या फिर बैक्टीरिया जो भी है, तो उनको ख़त्म कर देता है कौन? HCl। इसके अलावा जैसे महिलाओं की योनि में लैक्टोबैसिलस जो पाया जाता है, वो भी वहाँ पर इसका रासायनिक अवरोध का कार्य करता है, जो कि योनि में किसी प्रकार के संक्रमण को रोकता है। इसके अलावा जो वहाँ पर कोई बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह का आक्रमण होता है उसे भी रोकता है। तो ये रासायनिक अवरोध के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बुखार आना भी एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा है। बुखार आने भी एक बीमारी होता है, लेकिन वो प्रतिरक्षा का काम कैसे करता है? जब बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, जो शरीर में एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम एक नियत तापमान पर काम करते हैं, और नियत तापमान पर काम करते हैं, और जब हमें बुखार आता है या फिर ज्वर आता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और जैसे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। तो हमारे शरीर के एंजाइम भी, कई तरह के एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। पर इसके अलावा जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या फिर अन्य तरह के जो जीव हैं, उनके भी शरीर का तापमान हमारे शरीर के तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है, जिससे उनके शरीर के एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं और वो मर जाते हैं। तो इस तरह से ज्वर आना या फिर बुखार का आना भी हमारे स्वाभाविक प्रतिरक्षा के रूप में काम करता है। इसके अलावा कोशिका अवरोध, इसमें दो तरह के कोशिका होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक मारक कोशिका, जो कि बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं, उन्हें ये खुद भी ख़त्म करती हैं, जो कि एक्स्ट्रा कोशिका होती हैं या फिर हमारे बॉडी के अंदर पे जो मृत कोशिकाएं होती हैं उन्हें ये ख़त्म कर देती हैं और नष्ट कर देती हैं। तो एक कोशिका अवरोध भी हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा में आता है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में जन्मजात या फिर स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है, और ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे भौतिक प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा, रासायनिक अवरोध, ज्वर का आना, कोशिका अवरोध, ये सारे
भौतिक या स्वाभाविक प्रतिरक्षा के ही प्रकार हैं। इसके अलावा उपार्जित मतलब अर्जित करना, तो हम प्रतिरक्षा अर्जित भी कर सकते हैं। ये दो तरह से होता है, एक सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। तो जो सक्रिय अपन प्रतिरक्षा अर्जित करते हैं वो कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि टीका से हो सकता है, पोलियो के वैक्सीन से होता है, जो कि एक बार अपन को दे दिया गया वैक्सीन के रूप में या टीका के रूप में, तो वो जीवन भर हमारी रक्षा करता है। जैसे पोलियो का टीका आपको एक बार दे दिया गया, तो पोलियो के टीका क्या, आप पोलियो की जो शिकायत है वो आपको जीवन भर नहीं होगा। तो ये होता है सक्रिय। और निष्क्रिय ऐसा होता है जैसे आपको चोट लगी, तो अभी टिटनेस की आपने इंजेक्शन ले ली, तो आपको जब तक उसका प्रभाव होगा, जब तक आपको टिटनेस से इन्फेक्शन का टाइम होगा या फिर प्रभाव होगा, उसको वो ख़त्म करने के बाद खुद भी निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कार्य करेगा और इसके बाद अपने आप ही वो निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए इसको निष्क्रिय कहते हैं। तो दो तरह से होती है प्रतिरक्षा, एक स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो कि जन्मजात होती है, और उपार्जित। उपार्जित में भी दो तरह के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। उपार्जित अपन अर्जित कर सकते हैं, और स्वाभाविक प्रतिरक्षा हमारे रहन सहन, वातावरण और जन्मजात जो हमारे जीन्स हैं या फिर हमारे आनुवंशिकता के रूप में हमें जो प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से प्रतिरक्षा कार्य करते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। ठीक है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने अवरोध खड़ा करने से हासिल होती है। ये पूरा का पूरा एक डेफिनेशन है जो कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा का है, कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है जो कि जन्मजात अपन को, अब जन्मजात या फिर जन्म से ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है, और यह जन्म के बाद या उसके बाद हमारे शरीर में एक अवरोध का प्रद बना देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो बाह्य आक्रमण है, चाहे वो संक्रामक रोग हो, गैर संक्रामक रोग हो, इसके अलावा बैक्टीरिया, फंगी या फिर किसी भी तरह से जो आक्रमण होते हैं हमारे शरीर में, तो उनके लिए एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बनकर खड़ा रहता है। कृत्रिम या उपार्जित जो अपन ग्रहण कर सकते हैं, जिसको अर्जित किया जा सकता है बाहरी तत्वों से, वो इस प्रकार होता है। इस प्रक्रिया में किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त एंटीबॉडी या प्रतिरक्षियों को परजीवी परपोषी शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इस प्रतिरक्षा का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रहता, जब तक कि प्रतिरक्षियाँ के शरीर में रहती है उनका उनका प्रभाव रहता है। चूँकि इस कार्य में शरीर का कोई सक्रिय सहयोग नहीं होता है, अतः इसे अक्रिय या निष्क्रिय उपार्जित रोधक क्षमता भी कहा जाता है। ये वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, कि जब तक आपके अंदर वो प्रतिरक्षियों का प्रभाव रहेगा या आपके बॉडी पर वो इफेक्ट करेगा, तब तक ये एंटीबॉडी आपको कार्य करेगा, और आपके शरीर को रोग जो होगी, जिस वजह से आपको ये बीमारियाँ हो रही हैं, उससे आपके रक्षा करता रहेगा। और जैसे आपका प्रभाव खत्म होता है तो धीरे धीरे इसका भी प्रभाव आपके शरीर से खत्म हो जाएगा। और यदि प्राणी के शरीर में टीका द्वारा सूक्ष्मजीव, मृत सूक्ष्मजीव, दुर्बल सूक्ष्मजीव या उनके विषैले उत्पाद प्रवेश कराए जाएं, तो शरीर स्वतः ही उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज बना लेता है। उसे सक्रिय उपार्जित रोधक क्षमता कहा जाता है, जो कि टीका वगैरह अपन देते हैं, वैक्सीनेशन होता है। इसके अलावा जो अपन ओरल वैक्सीन भी लेते हैं, वो भी टीका लेते हैं, वो भी इसमें शामिल है, जिसके द्वारा अपन अपने शरीर में एक परमानेंट रोग रोधक क्षमता बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आपके आजीवन कार्य करता रहता है। जो उपार्जित या अर्जित करते हैं अपन प्रतिरक्षा, उसके कुछ विशिष्ट गुण हैं। यह एक विशिष्ट होती है जिस एंटीजन के विरुद्ध अर्जित की जाती है, केवल उसी के विरुद्ध कार्य करती है, अन्य के विरुद्ध नहीं। ये पूछा भी जाता है कि अपन जो प्रतिरक्षा लेते हैं वो किसी एक के विरुद्ध ही कार्य करेगी, उसके अलावा दूसरे के विरुद्ध नहीं करेगी। ना कि आपने किसी एक टिटनेस का वो लिया और आपके अलावा उसके अलावा भी वो दूसरी चीज़ों पे कार्य करेगी, ऐसा नहीं होता। इसको प्राणी के शरीर में प्रवेश करा कर वांछित एंटीजन के विरुद्ध प्रेरित किया जाता है। जैसे हमको अगर किसी चीज़ की परेशानी है, उपार्जित करना है, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करा के उसके विरुद्ध ही एक एंटीजन को प्रेरित किया जाएगा, ना कि किसी और के विरुद्ध। विभिन्न प्रकार के एंटीजन्स के विरुद्ध अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। प्राणी शरीर एक बार किसी एंटीजन के संपर्क में आने के बाद उसे याद रखता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई प्राणी किसी एक एंटीजन के संपर्क में आ जाता है, तो वो बॉडी उस एंटीजन के प्रति अपना रोग रोधक क्षमता बना लेता है और उसको हमेशा के लिए याद रखता है। यह एक स्वनियंत्रित प्रक्रिया है। इसके स्वयं के द्वारा प्रतिरक्षा की तीव्रता नियंत्रित की जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि यह स्वनियंत्रित प्रक्रिया है, इसके स्वयं के द्वारा प्रतिरक्षा की तीव्रता नियंत्रित की जाती है। तो आप अपन जानते हैं प्रतिजन क्या है, एंटीजन क्या है। तो प्रतिजन वे पदार्थ हैं जो शरीर में प्रवेश करने पर प्रतिरक्षा क्रिया को प्रेरित करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है या प्रतिरक्षा जो
शक्ति है उसको प्रेरित करे, उसको कार्य करने के लिए उकसाए या उत्तेजित करे, उसी को अपन प्रतिजन कहते हैं। तो प्रतिजन इस तरह से मतलब काम करता है। मान लो कि या मतलब प्रतिजन कैसे बनेगा, तो कोई बाहरी पदार्थ है या बाहरी वायरस बैक्टीरिया है जो आप पे आक्रमण करता है, आपके रक्त में उसको जगह मिल जाती है। तो जैसे वो आपके रक्त में एंट्री करेगा तो वो रक्त में बी और टी टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, बी और टी लिम्फोसाइट्स कोशिका होते हैं। तो वो सबसे पहले जो एंटीजन आएगा या फिर बाहरी पदार्थ, अभी तो एंटीजन है नहीं, तो बाहरी पदार्थ जो आएगा वो सीधे बी लिम्फोसाइट कोशिका को उत्तेजित करेगा, और जब वो उत्तेजित करेगा तो वो प्लाज्मा कोशिका को निर्माण करेगा, प्लाज्मा कोशिका को निर्माण करेगा, और उसको पता चल जाएगा कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ है, कहाँ पे, शरीर पे। तो अपने खुद के शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करेगा, और प्लाज्मा कोशिका के निर्माण होते ही वो एक विशिष्ट टाइप के प्रोटीन का निर्माण करेगा जो कि प्रतिरक्षा होता है, इसी को अपन एंटीबॉडी कहते हैं। तो प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन वो होता है जो आपके शरीर में किसकी प्रतिरक्षा क्रिया को उत्तेजित करे या उत्तेजित प्रेरित करे, तो उसे अपन प्रतिजन कहते हैं। और ये कैसे होता है, जब बाहरी पदार्थ अपने शरीर में आक्रमण करता है तो हमारे शरीर में रक्त में जो WBC होते हैं उनमें से बी और टी टाइप के लिम्फोसाइट्स कोशिका होते हैं, उनमें से बी लिम्फोसाइट जो कोशिका हो उसको पता चल जाता है कि कोई रक्त में या अपने शरीर में आक्रमण हुआ है, तो वो इस चीज़ को भाप के और उस चीज़ से प्रेरित होकर वो प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करता है। जो प्लाज्मा कोशिका है वो प्रोटीन का निर्माण करता है विशिष्ट टाइप के, जो कि प्रतिरक्षा का कार्य करता है, और उसे यहाँ पर एंटीबॉडी कहते हैं। और जो बाहरी पदार्थ हमारे रक्त में इस प्रतिरक्षा क्रिया को उत्तेजित करता है उसे अपन प्रतिजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन के गुण क्या क्या हैं, तो वे शरीर में प्रवेश करके विशेष एंटीबॉडी या विशिष्ट टी कोशिका के उत्पादन या दोनों को प्रेरित करते हैं। एंटीजन शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी या टी के साथ क्रिया करता है। एंटीजन सूक्ष्म जीव, वायरस, टॉक्सिक किसी भी जीव के शरीर का कोई भाग, प्रोटीन, पौधा, परागण इत्यादि कुछ भी हो सकता है। ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है जो शरीर में प्रवेश करता है, जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो वो किसी भी चीज़ के आक्रमण को भाप लेगा और उसके बाद उसके उसके आने से वो खुद उत्तेजित होकर और एक विशिष्ट टाइप के प्रोटीन का निर्माण करेंगे जो प्रोटीन उसको खत्म कर देगा। तो यही होता है प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी, जो कि एंटीजन्स को खत्म कर देता है। अब कौन प्रतिजन है, कितने, क्या प्रतिजन में क्या गुण होने चाहिए कि वो आपके शरीर को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रतिजन के मिनिमम जो वो होना चाहिए, वेट होना चाहिए, या फिर तो उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 6000 डाल्टन का होना चाहिए, मतलब 6000 डाल्टन से अधिक का होना चाहिए। अगर इससे कम का है, 6000 से कम का है, तो वो हमारे शरीर पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम जो प्रतिजन का साइज़ है या उसको जो उत्तेजित करने वाला प्रतिजन है वो कम से कम 6000 डाल्टन का होना चाहिए। और प्रतिजन प्रोटीन का बना हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का बना हो सकता है, वसा का बना हो सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में जो संयोजकता होती है वो है, क्योंकि विशेष प्रकार का जो प्रतिजन है वो विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। और इनके बीच में ये डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड करता है इन दोनों के बीच में, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में एक विशिष्ट संयोजकता होती है। ये संयोजकता 100 तक हो सकती है, और यही संयोजकता निर्भर करता है या फिर निर्णय लेता है कि कौन सा प्रतिरक्षी किस प्रतिजन को खत्म करेगा। ये प्रतिजन के कुछ गुण हैं कि इतना इनके इनका एक क्राइटेरिया है कि इतना होना ही चाहिए प्रतिजन में, तभी वो एक शरीर को इफेक्ट कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। अब अपन बात करते हैं प्रतिरक्षियाँ यानी एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो ठीक है, तो सेम वही है जो मैंने पहले बताया है कि जब कोई प्रतिजन किसी बी लिम्फोसाइट कोशिका के संपर्क में आता है, जब शरीर के अंदर जब प्रतिजन प्रवेश करता है, तो जो बी लिम्फोसाइट कोशिका हैं वो उस चीज़ से उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होने के बाद वो प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा कोशिका का जब निर्माण होता है तो प्लाज्मा कोशिका में एक विशिष्ट टाइप के रसायन का भी निर्माण होता है जो कि प्रोटीन होता है, ठीक है। वो प्रोटीन प्रतिरक्षी का कार्य करता है और इसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। और यही प्रोटीन है जो प्रतिजन को ख़त्म कर देता है, उसको निगल जाता है और उसके प्रभाव को शून्य कर देता है। तो ये पूरा प्रक्रिया हो गया कि प्रतिजन पहले आपके शरीर में आक्रमण करेगा तो उसमें जो आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है या फिर जो लड़ने की शक्ति है, रोग रोधक क्षमता है, उसमें से जो बी लिम्फोसाइट कोशिका हैं वो अपने आप ही उस प्रतिजन के प्रभाव से उत्तेजित होंगी, और उस प्रतिजन के आक्रमण को महसूस करके जब लिम्फोसाइट कोशिकाएं उत्तेजित होंगी तो प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करेंगी। प्लाज्मा कोशिका में विशेष टाइप का रसायन होगा जो कि प्रोटीन का बना होगा, वो प्रोटीन ही ये प्रतिजन को ख़त्म कर देगा, और ये जो प्रोटीन निर्माण हुआ है उसी एंटीबॉडी कहा जाता है।
जब प्राणी शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके शरीर की बी लिम्फोसाइट विशेष प्रकार की गोलाकार प्रोटीन्स का स्त्राव करती हैं। ये प्रोटीन्स अपनी विशिष्ट संरचना के कारण उस विशिष्ट एंटीजन की क्रिया करके उसे नष्ट कर देते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स को एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इनकी संरचना विशेष प्रकार की होती है क्योंकि ये गोलाकार होते हैं तथा प्रतिरक्षा क्रिया में भाग लेते हैं, अतः यह इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। तो ये लिखना है आपको, और ये पूरी प्रक्रिया है कि कैसे एंटीबॉडी डेवलप होता है। तो ये आपको लिखना है कि जब प्राणी के शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट कोशिका को एक्साइट करता है तो वो गोलाकार प्रोटीन्स का स्त्राव करती है। वही प्रोटीन्स एंटीबॉडी होती है। इनकी विशिष्ट संरचना होती है। विशिष्ट संरचना के कारण विशिष्ट एंटीजन से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और विशिष्ट इनकी संरचना नहीं होगी तो ये एंटीजन्स एक दूसरे पर कार्य नहीं कर पाएंगे, और ये विशिष्ट संरचना के कारण ही उनसे संयोजकता के साथ क्रिया करते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। और जो एंटीबॉडी होता है, इसी रसायन को एंटीबॉडी कहते हैं। अब एंटीबॉडी की जो संरचना है, ठीक है, प्रतिरक्षा के, वो कैसा होगा, तो उसकी जो रासायनिक संरचना होती है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो रासायनिक संरचना में ये वाई आकार का होता है, ठीक है। तो जो ये मोटा वाला पार्ट है जो ब्लैक से बना हुआ ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है, और नीचे वाला पार्ट है वो COOH से बना होता है, ठीक है। तो और ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसको हिंज कहते हैं, हिंज कहते हैं। और जो ये बॉन्ड है इनमें से, तो जो लाइट वाला है वो डबल सल्फाइड बॉन्ड से बने होते हैं, और ये दोनों भी डबल सल्फाइड बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है। और इनका जो ये नीचे वाला पैरेलल है ये क्या स्थिर होता है, और ये लाइट होता है, इसलिए इसको एल कहते हैं। इसकी संरचना को इसका एल कहते हैं, और नीचे वालों को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं HL डाइमर यानी द्विलक, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं साइज होता है वो नीचे वाला का 50,000 डाल्टन होता है, और ऊपर वाले का क्या होता है 20,000 डाल्टन होता है। और जो ऊपर की संरचना है वो वाले उसमें 220 अमीनो अम्ल होते हैं, और नीचे वाले को 440 अमीनो अम्ल से बना होता है। ये दोनों का दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है, क्योंकि ये प्रोटीन्स होते हैं तो प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ठीक है। और ये डबल सल्फाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी ये है कि इसकी संरचना वाई आकार की होती है, जो कि दिख रहा है आपको वाई आकार का है, ठीक है। और HL डाइमर यानी द्विलक होते हैं, और ये किससे बंधे होते हैं, तो ये सल्फर बंध से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, HL दोनों, ठीक है। और इसके अलावा ये अमीनो अम्ल कितने कितने होते हैं, तो जो स्थिर होता है उसमें 440 अमीनो अम्ल होते हैं, और जो लाइट होता है, हल्का होता है, उसमें 220 अमीनो अम्ल होते हैं। और जो NH2 वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको कहते हैं अस्थिर भाग, ठीक है, उसको FAB से दर्शाते हैं। और जो नीचे वाला भाग है COOH वाला, इसको स्थिर भाग कहते हैं, तो ये FC से दर्शाया जाता है। तो पूरा का पूरा इसका रासायनिक संरचना है, इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मेंस में अपन लिख सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं अगर पूछा जाए, क्योंकि ये पेपर 3rd में भी आता है, तो इसकी संरचना इम्पॉर्टेंट है। संरचना के बारे में आपको पूछा जाए तो जो भी प्रतिरक्षी है, एंटीबॉडी है, तो उसकी सबसे पहले आपको बता देना है कि उसकी संरचना वाई आकार की होती है, जहाँ एक दूसरे से ये मुड़े हुए जो भाग है उसको अपन हिंज से दर्शाते हैं। दोनों H और L जो होते हैं वो द्विलक डाइमर बनाते हैं। जो हैवी होता है उसको H से दर्शाते हैं, जो लाइट पार्ट होता है उसको L से दर्शाते हैं। इनका जो लेंथ होता है या साइज होता है वो 50,000 डाल्टन होता है H का, और 20,000 डाल्टन होता है L का। और जो अमीनो अम्ल होते हैं वो लाइट पार्ट में 220 होते हैं, और जो स्थिर भाग है उसमें 440 होते हैं। और ये आपकी पूरी की पूरी संरचना है। और ये जो पूरा बंध होता है वो सल्फर बांड से बना होता है, डाई सल्फाइड बांड से, डबल सल्फर है ना, तो डाई सल्फाइड बांड से बंधे होते हैं, बंध से। अब प्रतिरक्षी की संरचना तो अपने को पता चल गया कि इस तरह से होगा, वाई आकार का होगा। इसका जो मुड़ा हुआ पार्ट है हिंज है, लाइट पार्ट को 20,000 डाल्टन और हैवी पार्ट 50,000 डाल्टन। लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि किस एंटीजन के लिए कितनी संयोजकता होगी, और किस एंटीजन को से कौन रिएक्शन करेगा या क्रिया करके उस एंटीजन को ख़त्म करेगा। तो ये जो संरचना है, जो कि वाई आकार के टॉप मोस्ट पार्ट में, एल वाले पार्ट में जो कि अस्थिर भाग है, वहाँ पर ये जो संरचना है वो डिसाइड करता है। इसमें ये गोल गोल जो संरचना होते हैं वो एक रेशे के टाइप में होते हैं, ये इनकी संयोजकता डिसाइड करते हैं और संरचना डिसाइड करते हैं कि कौन सा
प्रतिजन किस एंटीबॉडी से काम प्रतिरक्षा से क्रिया करेगा और उसको ख़त्म करेगा। और इसकी संयोजकता मैंने पहले भी बताया था आपको 100 तक हो सकती है। और प्रतिरक्षा जो होती है उसे ही इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। तो यहीं से डिसाइड होता है कि कौन सा प्रतिजन किस प्रतिरक्षी पर कार्य करेगा। और यही है कि प्रतिरक्षी जैसे एंटीबॉडी है तो इसका यही वाला कार्य करेगा, और वैसे ही प्रतिजन का जो कि एक विशिष्ट संरचना उसकी होगी प्रतिजन की, जो कि उसकी विशिष्ट संरचना इससे क्रिया करेगी और क्रिया करके उसको खत्म कर देगी। अब आगे है हमारे शरीर में कितने टाइप के प्रतिरक्षी पाई जाती है, मतलब एंटीबॉडी होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इसको संक्षिप्त में अपन IG गामा से दर्शाते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये सारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो प्रोटीन है उसके ही थ्रू अपन सारे जितने भी प्रकार होते हैं, इसके 5 प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार को अपन डोनेट करेंगे। और इनका जो आगे है वो सारे शॉर्ट फॉर्म है, और IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ही है, ठीक है। तो IG गामा से लिखा जाता है, इसको डोनेट किया जाता है। जी और गामा एक जैसी है तो आपको याद भी रहेगा। तो और जो आगे है वो है IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए अल्फा, ठीक है, जिसमें कुल प्रतिरक्षियों की मात्रा का 13% होता है। ये सामान्य ऊतकों के बाहर अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बॉडी में, तो ये पाया जाता है आंसू, लार, नासिक, श्लेष्मा, पसीना और दूध, जो माँ का दूध होता है उसमें भी इसको पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, माँ के दूध में भी पाया जाता है। पूछा जाता है कि माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये अकेला है जिसका द्विलक बंद होता है, और वो किस तरह से होता है, इस तरह से जुड़ा होता है द्विलक, ठीक है। और निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तीसरा है वो है IgM म्यू, सबसे बड़े आकार की एंटीबॉडी होता है, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे बड़ा आकार होता है। सीरम में इसका मात्रा जो होता है वो 8% के लगभग होता है। ये 5 इकाइयों का बंधा होता है, मतलब पेंटामर होता है, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पेंटामर होता है, 5 इकाई का होता है, तो यही इंपॉर्टेंट है। एक तो पेंटामर होता है और ये सबसे पहले निर्मित होता है, तो सबसे ज़्यादा IgM म्यू, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये सबसे आकार में बड़ा होता है, सबसे पहले बनता है। और दूसरी चीज़ ये सीरम में 8% इसका होता है, और ये पेंटामर होता है, और ब्लड और RBC में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है, ये चौथा है, वो है IgE एप्सिलॉन। ये सीरम की मात्रा में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 0.3% में। सबसे ज़्यादा है, इसकी मात्रा बढ़ने पर एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, यही आपको समझना है। इसके अलावा ये परजीवियों से सुरक्षा करती है। और जो लास्ट है वो है IgD लैम्डा, ये सीरम में 1% के लगभग होता है, मतलब कुल जितना भी एंटीबॉडी उसमें 1% के लगभग इसका परसेंटेज होता है, मात्रा होता है कुल प्रतिरक्षी में, ठीक है। प्रतिरक्षी अनुक्रिया में संभवतः नियंत्रण का कार्य करती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मास्ट पैरासाइट परजीवी होते हैं जो कि शरीर में पाए जाते हैं, जो कि किसी प्रकार के बाह्य तत्वों के आक्रमण पे उन्हें अपने तरीके से डील करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो प्रतिरक्षियों के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक IG गामा, IG अल्फ़ा, IgM म्यू और IgE एप्सिलॉन और IgD लैम्डा। इन पांचों का आप एक तरह से गेम्ड के नाम से याद रख सकते हैं, जिसमें IgG, इसके बाद IgA, IgM, IgE और IgD। तो ये एक तरह से आप याद रख सकते हैं, इजी होगा। और सभी का नाम लगभग मिलता मिलता है, जैसे IG गामा, IG अल्फ़ा और इसके बाद IgM म्यू और E का एप्सिलॉन और D का लैम्डा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो अपन पढ़ेंगे वो है प्रतिरक्षा शास्त्र में तकनीकी दखल, और इसके अलावा जैव तकनीकी, मतलब दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। और जैव तकनीकी अपने पेपर 3 में भी है, तो वहाँ भी इसका काम आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें।